राकेश जी, बहुत ज्वलंत मुद्दा है और हर बार या हर दौर में ये सवाल उठाया जाता है और ये मुद्दा उठता है कि बहुत सारे ब्रिटिश इतिहासकार जो हैं या और दूसरे भी जिनकी भी जो भी इतिहासकारों की हम बात करें, तो हिंदू काल जो शासन रहा है या मुस्लिम काल जो शासन रहा है उसके बारे में मेरे जैसा नौजवान या भारत के जो लोग हैं वो क्या अपनी समझ और राय रखें, उसमें क्या स्पष्टता लाने की ज़रूरत है, उसमें आप थोड़ा प्रकाश आप डालें। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि जब अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ भारत में, तो ब्रिटेन की महारानी ने जो इतिहास लिखवाया, उसने इतिहास का काल विभाजन कर दिया हिंदू काल और मुस्लिम काल के रूप में। जबकि काल विभाजन या तो सामंतवाद के रूप में करा जाता, या जो है जैसे सनों के रूप में होता है, भाई इस 400 साल शासन की एक व्यवस्था रही तो इसके रूप में करा जाता। लेकिन इसका विभाजन ही हिंदू काल और मुस्लिम काल कर दिया। प्राचीन काल के बाद हमारा पूरा मध्यकाल जो है वो हिंदू काल और मुस्लिम काल में उन्होंने परिवर्तित कर दिया, जो सही नहीं है। भारत का इतिहास भी विश्व इतिहास से प्रभावित होता रहा, और जिसे उन्होंने हिंदू काल मुस्लिम काल के रूप में बांटा है, उसमें सबसे पहले हम चर्चा मुस्लिम काल के बारे में करते हैं, फिर हिंदू काल के बारे में ही बात करेंगे विस्तार से। हाँ। लेकिन यहाँ हम हिंदू काल के रूप में केवल इतनी बात समझा दें कि जिसे हिंदू काल के रूप में कहा है हर्ष के बाद, तो वास्तव में मध्य एशिया में एक तूफान दुनिया में उठ रहे थे। और दुनिया के इतिहास में कोई भी कौम जब पूरी यूनिटी के साथ खड़ी हो जाती है, उसमें एकता का तत्व आ जाता है, तो पूरी दुनिया जीतने का अगर स्वप्न बनाती है तो वो निकलती है, तो उसका विस्तार होता है और दुनिया को जीतती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जैसे हम देखते हैं मंगोलों का उत्कर्ष, तुर्कों का उत्कर्ष, अरबों का उत्कर्ष, उससे पहले रोमन सभ्यता का उत्कर्ष, तो भारत के लोग इस चीज़ों से परिचित नहीं है, ना उन्हें इतिहास पढ़ाया जाता है। इसलिए उन्हें लगता है कि अचानक कुछ घटनाएं भारत में घटित हो रही हैं जो शायद दुनिया में नहीं हो रही। तो सबसे पहले इतिहास को समझने के लिए विश्व भर में क्या चल रहा है, उस दौर में क्या हो रहा है, तो उसको समझने से हमें समझने में चीज़ें को मदद मिलती है। तो हम एक दौर विशेष को समझें कि रोमन सभ्यता का विशाल काल है। रोमन सभ्यता, उस सभ्यता के बीच में रोमन ईसाई धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म की सभ्यता है। और उसी समय उसके बाद इस्लाम का उदय होता है, मोहम्मद साहब आते हैं, और इस्लाम का उदय की घटना का परिणाम ये है कि अरबों के कबीले, जो अरब जनजाति है, उसके कबीले आपस में एक हो जाते हैं और एकता बना के और अपना एक ही राजा चुन के, जिसे वो खलीफा कहते हैं, जो शुरू में धार्मिक राजा भी है और राजनीतिक राजा भी है, सबसे सर्वोच्च हो जाता है। उस खलीफा के नेतृत्व में इस्लाम का राज्य स्थापित करने की कोशिश जब करते हैं अरब के लोग, तो उनकी ये अरब लहर दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ती है। इस लहर को बिना जाने हुए हम भारत में क्या हो रहा है, मुसलमान आ गए, इस बात से कोई मतलब नहीं बैठता है। तो हमें समझना है कि अरबों ने ईरान एक शक्तिशाली राज्य था, शुरू से रहा, लेकिन हमने देखा कि सिकंदर आया तो पहले उसने ईरान पे विजय प्राप्त करी, फिर भारत की ओर आया, और ईरान पे बहुत दिनों तक सिकंदर का शासन रहा, बाद में ईरान स्वतंत्र हो गया। इसी तरह अरबों का जब उत्कर्ष हुआ तो उन्होंने ईरान पे शासन स्थापित कर दिया। ईरान पे जब शासन स्थापित हुआ तो कुछ परंपराएं ऐसी थी लोगों की कि राजा का अगर धर्म बदलता था तो जनता भी उस धर्म को स्वीकार कर लेती थी, क्योंकि प्राकृत धर्म लोगों के अलग अलग थे, अपनी भावनाएं अलग थी, लेकिन राजा के धर्म को भी धर्म स्वीकार कर लेते थे। तो वहां राजा के धर्म को जो स्वीकार कर लिया इस्लाम को,
तो वहाँ के जिन लोगों ने स्वीकार नहीं करा वो पारसी लोग भी हिंदुस्तान में आए। इस घटना को भी हम जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान पे आने का कोई इरादा इन अरबों का नहीं था, क्योंकि उनकी लड़ाई ईसाइयों से चल रही थी और ईरान को वो समृद्ध देश के रूप में विजित कर चुके थे। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि अरबों के जहाज व्यापारी थे और पहले से उनका व्यापार होता था भारत में, दक्षिण में। इस्लाम के आने के बाद उन्होंने दक्षिण के एक जनजातीय समाज को सबसे पहले इस्लाम में शिक्षित करके मुसलमान बना लिया, मस्जिदें बना के, क्योंकि एक मिशनरी धर्म के रूप में उन्होंने बनाया। लेकिन उत्तर भारत में ये घटना ऐसी घटित नहीं हुई। उत्तर भारत में राजा दाहिर जो था उसने अरबों के जहाज को पकड़ लिया और उनसे टैक्स की मांग करी। अब अरबों पे तो उत्कर्ष चल रहा था, तो बात खलीफा तक पहुंची। तो खलीफा ने मीर कासिम से, जो एक सेनापति था बहुत यंग एज का, 20-21 साल की उम्र का, और ईरान के आगे के एरिया को, अफगानिस्तान और इधर उधर भी विजय कर रहा था, उसको ये संदेश भेजा कि राजा दाहिर को दंड कर दो, पराजित करो। और उसने आक्रमण करके सिंध पे विजय हासिल कर ली। विजय हासिल कर ली तो उसने कहा कि सबको मुसलमान बनना है ट्रेडिशन के हिसाब से। तो वहाँ जब सब मुसलमान नहीं बने, कुछ मुसलमान बने और कुछ लोग और हिंदुस्तान के अंदर को चले आए। नहीं बनेंगे मुसलमान तो इस राज्य में नहीं रहेंगे। तो पहला शासन अरबों के द्वारा ये स्थापित हुआ, लेकिन अरब लोग इससे आगे नहीं बढ़े, सिंध से आगे नहीं बढ़े। कौन से ये सन की बात है अगर बात करें? ये 800 ईस्वी के करीब की बात है, क्योंकि 10वीं ईस्वी से तो महमूद गजनबी और सब पढ़ते ही हैं। तो ये उससे पहले की घटना है, यहाँ तक हो गया था। अब देखिए, इन अरबों को जो इतना उत्कर्ष चल रहा था, एक और जनजाति दुनिया की उठती है, मंगोल, चंगेज खां। और ये मंगोल बौद्ध है। हमारे भारत में ये भी भ्रम है कि वो चंगेज खां को ही मुसलमान मान लेते हैं। चंगेज खां का धर्म अपना प्राकृतिक धर्म भी है, लेकिन उस दूसरे रूप में उसका धर्म बौद्ध धर्म है। और चंगेज खां का जो उत्कर्ष होता है वो ऐसा होता है कि वो यूरोपियन रोम को भी लूट लेता है जाके, और बगदाद को भी लूट लेता है, यानी अरबों के उत्कर्ष को खत्म कर देता है। बगदाद को भी लूट लेता है, खलीफा को भी लूट लेता है। तो अरबों का काम तो इसके बाद खत्म हो जाता है। उन्होंने कोई और बड़ा काम नहीं किया। लेकिन दूसरी ताकत आ जाती है जब चंगेज खां के बाद, मंगोलों के शासन के बाद, तुर्क जनजाति के लोग, जिनका कोई धर्म नहीं था, उसे ईरानी लोग इस्लाम धर्म के साथ जोड़ देते हैं, यानी वो तुर्क लोग मुसलमान बन जाते हैं। और तुर्कों में अपना जब उत्कर्ष आता है तो वो तुर्क उस अरब ने जितना साम्राज्य बनाया था उससे आगे अपना साम्राज्य बनाने चारों तरफ चलते हैं और खिलाफत भी अपने पास ले आते हैं। यानी अब अरब खलीफा नहीं बचे, अब तुर्क खलीफा हो गए, और तुर्कों की राजधानी जो है वहां से खिलाफत चलने लगी। तो दुनिया में तो ये चेंज आ गया, हम लोग इसको जानते नहीं। और मंगोलों में जो हलाकू था, चंगेज खां का वंशज, उसने भी अरब में जाके कुछ शादी वादी उसकी हो गई, तो वो भी इस्लाम के धर्म को मानने वाला हो गया। तो मंगोलों का भी एक बड़ा ग्रुप, जिसमें तैमूर लंग भी शामिल है, जो मंगोल मानता था अपने आप को, ये लोग भी अपने आप को तुर्कों के रूप में शामिल करने लगे, तुर्क हो गए। अच्छा। तो भारत का वास्ता जो है इन तुर्कों से ज़्यादा पड़ा।
जिन्होंने तुर्की की सत्ता बनाई, उन तुर्कों के मुकाबले जो दूसरे तुर्क थे, मंगोल साम्राज्य के अंदर के तुर्क, उन लोगों से वास्ता ज़्यादा पड़ा। तो अब इन तुर्कों का शासन अफगानिस्तान में है। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान भारत का एक अंग रहा बहुत पहले से, और अफगानिस्तान में तुर्कों का शासन होने का मतलब ही क्या है कि वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आने की भावना बनेगी ही, क्योंकि हिंदुस्तान समृद्ध है, ये है, सब अफगानियों के बीच में ये कहानियां हैं, और अफगानी हिंदुस्तान में आते ही थे, क्योंकि वो तो हिंदू ही लोग थे उस रूप में, भारतीय लोग ही थे। भारत की सभ्यता ही थी वहाँ, देवों की सभ्यता ही थी। तो वहाँ जब इस्लाम फैल गया तो वहाँ से आने की बात हुई, तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारत में आके और भारत को लूटने की कोशिश की, शासन नहीं बनाया। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी ने कोशिश की, तो शुरुआत में तो धीरे धीरे अपना सीमा विस्तार कर रहा था, लेकिन उसके सीमा विस्तार को रोक रहा था पृथ्वीराज चौहान बार बार। और पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का शासन तो राजस्थान में था, है? लेकिन उसकी नंसाल यहाँ दिल्ली होने के कारण दिल्ली का शासन भी उसके पास आ गया था। तो मोहम्मद गौरी को रोक रहा था, उसने मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में हरा भी दिया। लेकिन दूसरे युद्ध में जब मोहम्मद गौरी से वो हार गया, तो मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो गया यहाँ पे। लेकिन मोहम्मद गौरी ने खुद शासन नहीं करा, अपने गुलाम को दे दिया, कुतुबुद्दीन को। अब आप ये देखिए कि कुतुबुद्दीन के बाद जितने भी शासक हुए, तो अंग्रेज तो हमें ऐसे पढ़ा देते हैं जैसे सारे हिंदुस्तान के शासक हो गए और सारे हिंदुस्तान में इन्हीं की बात चल रही है। लेकिन ये तो बेचारे, अगर रजिया सुल्तान को देखो तो 40 कबीले हैं तुर्कों के, जिनके सरदार हैं, वो 40 सरदार बैठ के फैसला करते हैं और रजिया सुल्तान बनाई जाती है या उसके भाई को बनाया जाता है। और इनके शासन का केंद्र दिल्ली रहता है, और दिल्ली के आसपास में इनके हालात ये हैं कि जब तक खिलजी वंश नहीं आया, इतने साल तक ये लोग तो अनाज और उसके लिए भी प्रॉब्लम में रहते हैं। हाँ, कोई इनका इतनी स्थायी सत्ता ही नहीं है। कहीं जीत लेना किसी राजा को अलग बात है, लेकिन वहाँ एक स्थायी सत्ता कायम करने में, तो उसमें तो सबसे बड़ा शासन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही स्थापित होता है, जब वो शासन के बुनियादी सवालों को हल करता है। और यहाँ समझना ये कि अलाउद्दीन खिलजी का कई तरह का महत्व है भारत की राजनीति में। पहला महत्व उसका अलाउद्दीन खिलजी का ये है कि उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी खिलाफत को नहीं मानता। यानी वो एक तुर्क कबीले का होके भी उसने जो तुर्कों की खलीफा वाली ताकत थी इस्लाम की, उसको मानने से इनकार कर दिया। और उसने कहा हम नहीं मानते खलीफा को, हम अपना शासन हमारा हिंदुस्तान में खुद है। पहली बात। दूसरी बात, उसकी कहानी जो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो से जुड़ी हुई है, उस कहानी में मुख्य बात यह है कि वो भारतीयता की ओर मुड़ने की कहानी है। वो निजामुद्दीन औलिया से पहले विरोध करता है, फिर निजामुद्दीन औलिया के आगे अपने हथियार रख देता है। तो एक लंबी कहानी है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य है, और अमीर खुसरो को हिंदी का जन्मदाता भी माना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने के शासनकाल में कैसे फौज को अनाज उपलब्ध कराया जाए, इस समस्या का सामना कर रहा है वो। तो ये वर्णन मिलता है कि उसने भारत के किसान उन्हें अनाज नहीं दे पा रहे थे उतना, आसपास के भी। और अगर वो इतने शक्तिशाली थे तो दिल्ली के आसपास के किसानों से अनाज ले लेते ज़बरदस्ती।